हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने टेक्सोनॉमी हायरार्की को एंड करा था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पीसीज़ के कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जो कि दिया था अर्नस्ट मेयर ने। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था कि जो स्पीसीज़ हैं, स्पीसीज़ कहने का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म। मतलब जो स्पीसीज़ होता है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जिनमें मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली बिल्कुल सिमिलैरिटी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पीसीज़ बोलते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज विच कैन इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। मतलब जो क्या करते हैं, जो आपस में इंटरब्रीड करते हैं तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग कहने का मतलब वैसे ऑफस्प्रिंग जो आगे चल के रिप्रोडक्शन प्रोसेस करे और नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करे, नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करे, उसे हम बोलते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। क्लियर? सो स्पीसीज़ कंसेप्ट जो कि अर्नस्ट मेयर ने दिया था, जिसमें उन्होंने क्लियरली बताया था कि स्पीसीज़ एक ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जिस ग्रुप में मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली सिमिलर तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे, और ये सिमिलर तरह के ऑर्गेनिज्म के पास ये कैपेबिलिटी होगी कि वो आपस में इंटरब्रीड करे, और इंटरब्रीड करने के बाद फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ही प्रोड्यूस होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। क्यों? क्योंकि अगर इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, मतलब वैसा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो गया जो कि नेक्स्ट रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, जिसके पास रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं है, तो वैसे स्पीसीज़ को हम एक कैटेगरी में नहीं रखते, तो वो डिफरेंट स्पीसीज़ हो जाएंगे। ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक उन्होंने लिया काऊ का स्पीसीज़ और दूसरा लिया बुल। काऊ एंड बुल कैन रिप्रोड्यूस, ये दोनों आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। और क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो इन्हें हम एक स्पीसीज बोलेंगे, यानी काऊ और बुल क्या हो जाएगा? एक ही स्पीसीज होगा। क्यों? क्योंकि ये जब रिप्रोड्यूस करते हैं, इनके पास इंटरब्रीडिंग कैपेबिलिटी है, और रिप्रोड्यूस करने के बाद जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो कैसा होता है? फर्टाइल होता है। ठीक, इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। फीमेल डंकी को क्रॉस कराया गया मेल हॉर्स से। ठीक है, फीमेल डंकी लिया गया और मेल हॉर्स लिया गया, इनको क्रॉस कराया गया तो प्रोड्यूस हुआ हिनी। और मेल डंकी को क्रॉस कराया गया फीमेल हॉर्स से तो प्रोड्यूस हुआ म्यूल। ये दोनों के दोनों कैसे हैं? स्टेराइल होते हैं नेचुरल कंडीशन में। और स्टेराइल है विच मीन्स कि ये हिनी और म्यूल दोनों के दोनों रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं अब, और इनके आगे कोई जनरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा इनका। ठीक है, तो ये जो दोनों ऑर्गेनिज्म है ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट स्पीसीज के अंदर आएंगे। ठीक है ना? दिस मीन्स डंकी एंड हॉर्स, डंकी और जो हॉर्स है आर टू डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, समझ में आ रही बात? कहने का मतलब इनका क्या था कि द स्पीसीज कंसेप्ट बाय अर्नस्ट मेयर इज बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पे ही स्पीसीज का कंसेप्ट क्या है? बेस्ड है। मतलब रिप्रोडक्शन, जो ऑर्गेनिज्म आपस में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं वो अगर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं तो वो सेम स्पीसीज कहलाएंगे। अगर वो इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं या इंटरब्रीड ही नहीं कर सकते हैं तो उसे हम अलग अलग स्पीसीज के अंदर रखेंगे। समझ में आएगी बात? पहली चीज, व्हाट इज स्पीसीज? तो सबसे पहला चीज तो दिमाग में आता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमिक हायरार्की। सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? स्पीसीज। ठीक है ना? फिर जैसे जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ मूव करते हैं, जो कॉमन कैरेक्टर है वो घटता जाता है और जनरल कैरेक्टर बढ़ता जाता है। ठीक है ना? अगर हम किंगडम से स्पीसीज के टुवर्ड बढ़ेंगे, नीचे बढ़ेंगे, तो क्या होता है? जो कॉमन कैरेक्टर है वो बढ़ेगा और जनरल कैरेक्टर घटेगा। ठीक है ना? ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था। सो स्पीसीज है क्या? तो स्पीसीज एक ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होंगे, पहली चीज तो मॉर्फोलॉजिकली यानी एक्सटर्नली और फिजियोलॉजिकली सिमिलर होंगे एक दूसरे से। ठीक है, जैसे कि होमो सेपियंस की बात करें तो सैपियंस एक स्पीसीज है, तो हम आप सब कैसे मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली सेम है। क्लियर? तो हम एक स्पीसीज में आएंगे। सो
मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली सेम होना चाहिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो दोनों आपस में इंटरब्रिड करने चाहिए। इंटरब्रिड होने से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो कैसा होना चाहिए, फर्टाइल होना चाहिए। अगर वो इनफर्टाइल या स्टेराइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है मतलब वो अलग अलग स्पीसीज में काउंट होगा। समझ में आ गई बात? जैसा कि हमने एग्जाम्पल से देखा, फर्स्ट एग्जाम्पल में ये दोनों सेम स्पीसीज के अंदर आएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं रिप्रोड्यूस करने पे, ठीक है ना। दूसरा, डंकी और हॉर्स के बीच अगर कराते हैं तो जो स्पीसीज प्रोड्यूस हो रहा है वो स्टेराइल है, इस कारण इन्हें हम अलग अलग स्पीसीज के अंदर काउंट करेंगे। और ये जो कंसेप्ट है ये दिया था अर्न्स्ट मेयर ने, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम इनका एक एक्सेप्शन देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि बायोलॉजी में आपको हर जगह एक्सेप्शन देखने को मिलता है, नॉट ओनली इन बायोलॉजी, हर जगह एक्सेप्शन है कहीं ना कहीं। तो यहाँ भी जो स्पीसीज कंसेप्ट अर्न्स्ट मेयर ने दिया था उसमें हमें एक्सेप्शन कुछ देखने को मिलता है, जिनमें से एक का दो एक्सेप्शंस को हम देखते हैं। क्लियर? तो यहाँ हम लिखेंगे एक्सेप्शन ऑफ स्पीसीज कंसेप्ट। स्पीसीज कंसेप्ट के हिसाब से हमने क्या देखा, ये बोला गया है कि स्पीसीज एक वैसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जो कि मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली सेम है, और दोनों स्पीसीज जो ग्रुप ऑफ स्पीसीज है वो सब क्या कर सकते हैं, आपस में इंटरब्रिड कर सकते हैं, और इंटरब्रिड करने के बाद फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, तो उन्हें हम सेम स्पीसीज के अंदर रखते हैं। ये अर्न्स्ट मेयर का स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया गया था। बट इसके एक्सेप्शन है कुछ, देखते हैं क्या है। जब मेल लायन को क्रॉस कराया गया फीमेल टाइगर से, टिग्रेस, फीमेल टाइगर से मेल लायन को क्रॉस कराया गया फीमेल टिग्रेस से, तो फीमेल टाइगर से क्रॉस कराने पे जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ उसे हम बोलते हैं लाइगर। क्या बोलते हैं? लाइगर। और जब फीमेल लायन को, जिसे हम बोलेंगे लायनस, फीमेल लायन को क्रॉस कराया गया मेल टाइगर से, तो जो प्रोड्यूस हुआ स्पीसीज उसको हम बोलते हैं टाइगॉन। क्लियर? क्या किया गया, मेल लायन को क्रॉस कराया गया फीमेल टाइगर से, तो क्या प्रोड्यूस हुआ, लाइगर। और फीमेल लायन को क्रॉस कराया गया मेल टाइगर से, तो क्या प्रोड्यूस हुआ, टाइगॉन। ये जो दोनों हैं ये दोनों फर्टाइल होते हैं, फर्टाइल अंडर कैप्टिव कंडीशन, अंडर कैप्टिव कंडीशन। यानी ये जो दोनों आप देख रहे हैं ये दोनों कैसे होंगे, फर्टाइल होंगे। तो ये दोनों फर्टाइल है, तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग अगर प्रोड्यूस होता है तो कंसेप्ट क्या था कि हम उन दोनों को सेम स्पीसीज के अंदर काउंट करते हैं। बट यहाँ तो ऐसा नहीं है, लायन और टाइगर दोनों अलग अलग स्पीसीज के अंदर आते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ हमें एक एक्सेप्शन देखने को मिला है। सो एक्सेप्शन आपको हर जगह देखने को मिलेगा, बट ज़्यादातर क्या होता है हम उसे फॉलो करते हैं। ज़्यादातर क्या होगा, स्पीसीज का मतलब क्या है, वैसे ग्रुप, ऑर्गेनिज्म का वैसा ग्रुप जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो आपस में इंटरब्रिड कर सकते हैं, और इंटरब्रिड करने के बाद फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, तो उन्हें हम सेम ग्रुप में रखते हैं, सेम स्पीसीज के अंदर रखते हैं, ठीक है। यहाँ उसके हिसाब से होना ये चाहिए था कि सेम स्पीसीज के अंदर आने चाहिए, बट ऐसा नहीं है, इसीलिए इसे हम एक्सेप्शन के अंदर रखते हैं। क्लियर? आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जीनस। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज जीनस। जीनस क्या होता है तो हम जानते हैं इट इज़ अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज। अलग अलग तरह के स्पीसीज के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, जीनस बोलते हैं। जो ऑलमोस्ट क्या होते हैं, थोड़े सिमिलर होते हैं स्पीसीज, उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, जीनस बोलते हैं, ठीक है ना। सो जीनस जो होता है ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक को हम बोलते हैं मोनोटिपिक जीनस। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, टाइप
सिंगल टाइप जीनस, मोनोटिपिक जीनस, मतलब वैसा जीनस जो क्या हो, एक जैसा हो। द जीनस विच हैव जस्ट वन स्पीसीज, यानी वैसा जीनस जिसके सिर्फ एक ही स्पीसीज होंगे उसे हम बोलेंगे मोनोटिपिक जीनस। जैसे टोमेटो, टोमेटो की अगर हम बात करें तो इसका सिर्फ एक ही स्पीसीज है, एस्क्यूलेंटम, ठीक है ना। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, लाइकोपर्सिकॉन एस्क्यूलेंटम। तो मोनोटिपिक जीनस हम किसे बोलेंगे, वैसा जीनस जिसके सिर्फ क्या हो, एक ही स्पीसीज हो, इसके अलावा इसका कोई और स्पीसीज ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे मोनोटिपिक जीनस। इसके बाद दूसरा है पॉलीटिपिक जीनस। पॉलीटिपिक जीनस, पॉली मतलब मेनी, ठीक है, यानी जिसके बहुत सारे स्पीसीज होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीटिपिक जीनस। सो द जीनस विच हैव मोर देन वन स्पीसीज आर कॉल्ड पॉलीटिपिक जीनस। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल सोलेनम, सोलेनम की बात करें तो सोलेनम के साथ अगर स्पीसीज लगा है ट्यूबरोसम तो वो क्या हो जाएगा, पोटैटो। अगर सोलेनम का स्पीसीज है मिलोगेना तो क्या हो जाएगा, ब्रिंजल, ठीक है ना। सो सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मिलोगेना, ब्रिंजल, ठीक। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, जो सोलेनम है ये एक जीनस है, इसका 2 स्पीसीज है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीटिपिक जीनस। उसी तरह पैंथेरा की बात करें तो पैंथेरा का एक स्पीसीज लियो, तो पैंथेरा लियो क्या हो जाएगा, लायन। पैंथेरा का दूसरा स्पीसीज टिग्रस, तो पैंथेरा टिग्रिस हम किसे बोलते हैं, टाइगर को। एंड तीसरा स्पीसीज पार्डस, तो पैंथेरा पार्डस हम किसको बोलते हैं, लियोपार्ड को। तो यहाँ पैंथेरा के आपको कितने स्पीसीज मिल गए, 3 स्पीसीज मिल गए, तो ये भी किसके अंदर आएगा, पॉलीटिपिक जीनस के अंदर आएगा, ठीक है ना। सो जीनस कितने टाइप का होता है, मोनोटिपिक जीनस एंड पॉलीटिपिक जीनस। अगर एक ही स्पीसीज है तो क्या बोलेंगे, मोनोटिपिक जीनस। अगर एक से ज़्यादा स्पीसीज है एक जीनस का तो उसे हम बोलेंगे पॉलीटिपिक जीनस। क्लियर। सो स्पीसीज और जीनस को हम लोगों ने देख लिया। अब हम पढ़ेंगे जो टेक्सोनॉमी का एड्स है, यानी टेक्सोनॉमी को जो हेल्प करते हैं फीचर्स, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम देखते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स। टेक्सोनॉमिकल एड क्या होता है, तो एड्स का मतलब होता है हेल्प, मदद। जैसे हम बोलते हैं ना फर्स्ट एड बॉक्स, तो पहला जो हेल्प करता है, कट वट लग जाता है तो कौन हेल्प करता है, फर्स्ट एड बॉक्स, ठीक है। सो टेक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब होता है हेल्प, जो कि टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन में हो रहा है, हेल्प क्लासिफिकेशन में हेल्प कर रहा है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, टेक्सोनॉमिकल एड। जैसा कि हम जानते हैं टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, टेक्सोनॉमी एक ऐसा ब्रांच है साइंस का जो कि क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल को, क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को डील करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी। सो वैसा कोई भी चीज़ जो कि हेल्प कर रहा है क्लासिफिकेशन में, उसे हम बोलेंगे टेक्सोनॉमिकल एड। जैसे क्या हेल्प कर सकता है, तो प्लेस, कोई भी प्लेस हेल्प कर रहा है, प्लेसेस, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स, किसी इंस्ट्रूमेंट के मदद से अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो प्लेसेस, इंस्ट्रूमेंट्स, बुक्स एक्सेट्रा, which helps in the process of classification, which help in the process of classification are referred to as taxonomical aid. ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ जो क्लासिफिकेशन में हेल्प कर रहा है, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो बुक्स हो, चाहे वो प्लेसेस हो, कोई भी चीज़ हेल्प कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, टेक्सोनॉमिकल एड्स। इनके बारे में हम पढ़ेंगे कौन कौन से टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं जिनके मदद से हम क्लासीफाई कर पाते हैं। उससे पहले हम कुछ टर्म्स देखते हैं। टर्म्स क्या है, 2 टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक टर्म होता है कंजर्वेशन, वन टर्म इज कंजर्वेशन
एंड अनदर टर्म जो हम यूज करते हैं दैट इज प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है इसमें, व्हाट इज कंजर्वेशन एंड व्हाट इज प्रिजर्वेशन। कुछ स्टूडेंट्स इन्हें सेम चीज समझते हैं, बट यहाँ हम इसे थोड़ा देखते हैं। कंजर्वेशन कहने का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करके, प्रोटेक्ट करके अगर रखा जाता है तो उसे हम बोलते हैं कंजर्वेशन। ठीक है, यानी कंजर्वेशन जो प्रोसेस है ये किस लिए, दोनों का मतलब यही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, दोनों का मतलब यही है कि आप सुरक्षित किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। ठीक, बट डिफरेंस यही है कि जो कंजर्वेशन है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए किया जाता है और प्रिजर्वेशन है ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए किया जाता है। ठीक है, सो कंजर्वेशन हम यहाँ लिख लेंगे, इट इज डन फॉर किसके लिए किया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज डन फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट अगर हम प्रिजर्वेशन की बात करें तो ये क्यों किया जाता है, इट इज डन फॉर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। नॉन लिविंग या बोल सकते हो नॉन लिविंग और डेड ऑर्गेनिज्म। डेड ऑर्गेनिज्म को भी प्रिजर्व करके रखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेशन। ठीक है ना, और डेड ऑर्गेनिज्म। क्लियर? सो दो टर्म्स हमें समझना है, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। ये जो कंजर्वेशन है ये दो तरह से किया जाता है। कितने तरह से किया जाता है, दो तरह से। एक को हम बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन, वन इज कॉल्ड इन सीटू कंजर्वेशन, एंड अनदर वन को हम बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन। यानी जो कंजर्वेशन है वो दो मेथड से होता है, एक इन सीटू कंजर्वेशन और दूसरा एक्स सीटू कंजर्वेशन। ये क्या होता है ये आगे हम देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, टेक्सोनॉमिकल एड का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा चीज जो हेल्प कर रहा है क्लासिफिकेशन में उसे हम क्या बोलेंगे, टेक्सोनॉमिकल एड्स। हम आगे देखेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हेल्प करते हैं क्लासिफिकेशन में। उससे पहले हमें दो चीज़ें समझनी है, वन इज कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। कंजर्वेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए किया जाता है और प्रिजर्वेशन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ये जो कंजर्वेशन है ये दो टाइप का होता है, वन इज इन सीटू एंड अनदर वन इज एक्स सीटू। अब हम इन दोनों के बारे में देखते हैं कि व्हाट इज इन सीटू प्रोटेक्शन एंड व्हाट इज एक्स सीटू प्रोटेक्शन। क्लियर? आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा कंजर्वेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? सो कंजर्वेशन को हम दो अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। एक को हम बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन, और दूसरा जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन। क्लियर? यानी दो तरह से हम डिफाइन करते हैं कंजर्वेशन को, वन इज इन सीटू कंजर्वेशन एंड अनदर वन इज एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन कहने का मतलब किसी ऑर्गेनिज्म का कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन उनके नेचुरल हैबिटेट में ही किया जा रहा है तो उसे हम बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। यानी प्रोटेक्शन या आप बोल सकते हो कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन देयर नेचुरल हैबिटेट, मतलब उनके खुद के नेचुरल हैबिटेट में अगर प्रोटेक्शन किया जा रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, या एक टर्म में हम इसे डिफाइन करेंगे ऑन साइट प्रोटेक्शन। ठीक है, मतलब जहां है वहीं पे उनको क्या किया जाता है, कंजर्व करके रखा जाता है तो उसे हम बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन के अब हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं।
अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो वैसा एग्जाम्पल्स जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है उनका प्रोटेक्शन क्या किया जा रहा है, ऑन साइट किया जा रहा है, उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल आ जाता है नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स, अनदर वन इज बायोस्फीयर रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, एंड अनदर वन इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, ये सारे जो आते हैं ये आते हैं ऑन साइट प्रोटेक्शन में, यानी इन सीटू कंजर्वेशन में, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन कहने का मतलब होता है प्रोटेक्टिंग या कंजर्विंग organism in man-made habitat। man-made habitat कहने का मतलब आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट से बाहर अगर प्रोटेक्शन किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्स सीटू कंजर्वेशन, आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट। तो इसे हम बोलेंगे एक्स सीटू कंजर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएगा, जैसे जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क्स, और क्या आ जाएंगे, बोटैनिकल गार्डन्स, बोटैनिकल गार्डन्स, बोटैनिकल गार्डन, एक्वेरियम, एक्वेरियम, एक्सेट्रा। इसमें और भी आ जाते हैं, जैसे जर्म प्लाज कंजर्वेशन हो गया, सीड बैंक्स हो गए। तो ये सब किस में आते हैं, एक्स साइट कंजर्वेशन में, एक्स सीटू कंजर्वेशन में। मतलब आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट उनको क्या किया जा रहा है, कंजर्व किया जा रहा है। तो सो कंजर्वेशन दो टाइप का, एक इन सीटू कंजर्वेशन और दूसरा एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन में आप क्या करते हैं, उन जो ऑर्गेनिज्म है उनके खुद के नेचुरल हैबिटेट में ही आप उसको प्रोटेक्ट करके रख देते हैं, जैसे नेशनल पार्क्स हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, ये सब आ जाएंगे आपके इन सीटू कंजर्वेशन में। एक्स सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है उनके नेचुरल हैबिटेट से हटा करके मैनमेड हैबिटेट में अगर आप कंजर्व करते हैं तो एक्स सीटू कंजर्वेशन, जिसमें जूलॉजिकल पार्क, बोटैनिकल गार्डन, एक्वेरियम, ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट कंजर्वेशन। अब हम देखते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स में इनमें से क्या इंपॉर्टेंट है जो हमें डील करना है, जो हमारे सिलेबस के अंदर है। तो आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम देखते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा पहला टेक्सोनॉमिकल एड है दैट इज़ बोटैनिकल गार्डन। बोटैनिकल गार्डन अभी हमने देखा क्या था, एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंदर आ रहा था। इसमें किया जाता है, जो ह्यूमंस होते हैं वो एक लैंड खरीदते हैं, ठीक है, और उस लैंड पे वो क्या करते हैं, लिविंग प्लांट स्पीसीज आर कंजर्व्ड। वहाँ पे लिविंग प्लांट स्पीसीज को क्या किया जाता है, कंजर्व किया जाता है, ठीक है ना। इसमें किया क्या जा रहा है, जो प्लांट स्पीसीज है वो कहीं बाहर से लाया जाता है, इसी कारण से हम क्या बोलते हैं, एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या किया जाता है, एक लैंड लिया जाता है और उस पर क्या किया जाता है, लिविंग प्लांट स्पीसीज को रखा जाता है कंजर्व करके। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरा, ईच प्लांट बियर्स अ लेबल कंटेनिंग इट्स साइंटिफिक नेम एंड फैमिली। जैसे ये प्लांट स्पीसीज को वहाँ रखा गया है, तो ये जो प्लांट स्पीसीज है इसमें एक लेबल लगाया जाता है जिसमें उस प्लांट का साइंटिफिक नेम और उस प्लांट की फैमिली मेंशन रहती है। जिस भी फैमिली से, सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी, जिस भी फैमिली से वो बिलोंग करेगा उस फैमिली का नाम और उसका साइंटिफिक नेम वहाँ पे मेंशन्ड होता है। सो ये हमारा पहला टेक्सोनॉमिकल एड है जो हमें क्लासिफिकेशन में क्या करता है, मदद करता है। इसके बाद सबसे बड़ा लार्जेस्ट बोटैनिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड, अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा बोटैनिकल गार्डन वर्ल्ड में कहाँ है, तो यह रॉयल बोटैनिकल गार्डन क्यू यानी इंग्लैंड में, ठीक है। एंड अगर इम्पॉर्टेंट बोटैनिकल गार्डन्स इंडिया का देखें तो सबसे पहला इंडियन बोटैनिकल गार्डन शिवपुर हावड़ा में है, यानी कोलकाता।
दूसरा नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, यूपी। एंड थर्ड लॉयड बोटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग यानी वेस्ट बंगाल में है, ठीक है ना। सो पहला हमारा टेक्सोनॉमिकल एड है बोटेनिकल गार्डन। किया क्या जाता है बोटेनिकल गार्डन में, ये याद रखना बहुत ही जरूरी है। लिविंग प्लांट स्पीसीज को कंजर्व करके रखा जाता है और एक्स सीटू कंजर्वेशन यहाँ होता है, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, इसमें आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगा कि जो प्लांट है इसका क्या साइंटिफिक नेम है और इसकी क्या फैमिली है, ठीक है ना। सो ये हमारा पहला टेक्सोनॉमिकल एड है। इसके बाद और भी कुछ टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डील करेंगे और उसके साथ ही हम अपना चैप्टर को एंड करेंगे, ठीक है ना। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक आप लोगों को जो भी पढ़ाया गया है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।